Hello students, good afternoon to all. Today we will study the limitations and losses of conventional tubes at microwave frequencies. कन्वेंशनल ट्यूब्स कौन कौन से होते हैं? जो कन्वेंशनल डिवाइसेस होते हैं, एक्टिव डिवाइसेस, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज। मीन्स अगर हमें माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जनरेट करना है तो उसके लिए हम स्पेशल माइक्रोवेव डिवाइसेस का ही यूज़ करते हैं। जो अदर कन्वेंशनल एक्टिव डिवाइसेस अवेलेबल हैं जैसे कि ट्रांजिस्टर हुआ या मॉसफेट हुआ, उनका यूज़ हम नहीं करते हैं। तो उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, किस वजह से हम उनको यूज़ नहीं करते हैं, वो आज हम स्टडी करेंगे इन दिस लेक्चर। ठीक है। फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ conventional active devices like transistors or tubes at microwave frequencies. फर्स्ट जो लिमिटेशन है दैट इज़ द इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस। सो व्हाट इज़ द इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस? जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो गैप रहता है उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस होती है उसको हम इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस बोलते हैं और इसको डीपली स्टडी करते हैं। देखिए, वैक्यूम हैज़ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ 1 एज द एलिमेंट ऑफ ट्रायोड आर मेड ऑफ मेटल्स एंड आर सेपरेटेड बाय ए डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एग्जिस्ट बिटवीन दैम। मीन्स अगर कोई भी टू टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर हम ट्रायोड की बात कर रहे हैं, तो जो उसके ट्रायोड के जो टर्मिनल्स होते हैं, द एलिमेंट ऑफ ट्रायोड्स आर मेड ऑफ मेटल्स के बने होते हैं और वो सेपरेटेड होते हैं बाय द डाइलेक्ट्रिक्स। उनके बीच में क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल होता है। तो अगर कोई भी दो पॉइंट है, दो टर्मिनल्स हैं, उनके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल्ड है तो वो एज ए कैपेसिटेंस वहाँ पर ऑपरेट करता है। दिस कैपेसिटेंस exists between them. दिस कैपेसिटेंस इज इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस बोलते हैं। द कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट एंड ग्रिड एड द कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट एंड ग्रिड इज CPG। देखिए, यहाँ पर C इज़ द कैपेसिटेंस, C स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस, P इज़ फॉर प्लेट एंड G इज़ फॉर ग्रिड। ठीक है। देखिए, जो ट्रायोड होता है उसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक प्लेट और एक ग्रिड और एक कैथोड। ठीक है। तो प्लेट और ग्रिड के बीच में जो कैपेसिटेंस रहेगी उसको हम कहेंगे CPG, दैट इज़ द कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट एंड ग्रिड। इसी तरह से द ग्रिड कैथोड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड द CGK। ग्रिड और कैथोड के बीच में जो कैपेसिटेंस रहेगी उसको हम CGK से रिप्रेजेंट करेंगे। हैज़ द टोटल कैपेसिटेंस अक्रॉस द ट्यूब इज़ CPK। जो टोटल कैपेसिटेंस रहेगी वो क्या रहेगी अक्रॉस द ट्यूब? द कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट एंड द कैथोड। क्योंकि ग्रिड जो होता है वो सेंटर में होता है, एक साइड प्लेट होता है, दूसरी साइड कैथोड होता है। तो प्लेट टू ग्रिड और ग्रिड टू क्या रहेगा यहाँ पर? कैथोड। तो टोटल कैपेसिटेंस क्या रहेगी? द टोटल कैपेसिटेंस अक्रॉस द ट्यूब इज CPK, कैपेसिटेंस बिटवीन प्लेट एंड द कैथोड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज गिवन बाय यहाँ पर टर्म मिसिंग है,
यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस आप सभी को पता होगा, यहाँ पर नोट कर लीजिए। XC की बात हो रही है यहाँ पर। XC इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 पाई FC, ठीक है, 1/2 पाई FC, वेयर XC इज़ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ ये टर्म मिसिंग है। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज गिवन बाई XC इक्वल्स टू 1/2 पाई F मल्टीप्लाई बाई C। तो F क्या है यहाँ पर, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, एंड C इज़ द कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, एज द इनपुट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज द इफेक्ट ऑफ ग्रिड टू कैथोड कैपेसिटेंस डिक्रीजेज। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC, दैट इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F। अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ दिस ग्रिड टू कैथोड इम्पिडेंस डिक्रीजेस। जो ग्रिड टू कैथोड इम्पिडेंस होता है वो डिक्रीज हो जाता है, उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू डिक्रीज इन द रिएक्टेंस ऑफ इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, ठीक है, जो रिएक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। एट हायर फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर दैन 100 मेगाहर्ट्ज इट बिकम्स सो स्मॉल दैट सिग्नल इज शॉर्ट सर्किटेड विद द ट्यूब। मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी जो कि 100 मेगाहर्ट्ज है, उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसीज पर क्या हो जाएगा, जो ग्रिड हो जाएगा वो शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, ठीक है। द ग्रिड टू कैथोड मीन्स ग्रिड और कैथोड के बीच में जो इम्पिडेंस है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। तो उस शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से क्या हो जाएगा, जो डिवाइस है हमारा ट्रायोड वो प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। ऑल्सो द गेन ऑफ द डिवाइस रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली। जो गेन है डिवाइस का वो भी रिड्यूस कर जाएगा। तो ये हुई आपकी फर्स्ट लिमिटेशन, दैट इज़ द इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस। This effect can be minimized by taking a smaller electrode and by increasing distance between them. मीन्स इसको अगर हमें रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर इलेक्ट्रोड लेंगे। स्मॉलर मीन्स जिसका जो एरिया है वो कम होगा, एरिया कम रहेगा और उसके बीच की डिस्टेंस को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ कर दें तो क्या हो जाएगा, उस इफेक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि C की वैल्यू क्या होती है, C इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन A/D। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A/D, वेयर एप्सिलॉन इज़ द परमिटिविटी, A इज़ द एरिया एंड D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। तो अगर हम जो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड कंसीडर कर रहे हैं उसको प्लेट कंसीडर कर रहे हैं, तो साइज ऑफ इलेक्ट्रोड अगर हम रिड्यूस करते हैं दैट मीन्स वी आर रिड्यूसिंग द एरिया, एंड अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं, सेपरेशन इंक्रीज़ करते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो अगर हम एरिया को डिक्रीज़ करेंगे और डिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो हम कैपेसिटेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस को हम इस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम शो करा है ट्रायोड के लिए। तो यहाँ पर CPG इज़ द कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट एंड द ग्रिड। दिस CPK इज़ द ओवरऑल कैपेसिटेंस बिटवीन द प्लेट एंड द कैथोड, एंड इट इज़ द CGK इज़ द कैपेसिटेंस बिटवीन द ग्रिड एंड द कैथोड। सो इट इज़ द फर्स्ट लिमिटेशन। तो यही वजह है जिसकी वजह से हम हायर फ्रीक्वेंसीज, हायर मतलब 100 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसीज़ या उससे अबव की फ्रीक्वेंसीज़ जो कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, उस पर हम कन्वेंशनल एक्टिव डिवाइसेस को यूज़ नहीं करते हैं। ट्रायोड हुआ आपका, ट्रांजिस्टर हुए, या जो भी मॉसफेट डिवाइसेस हैं उसको हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। सेकंड लिमिटेशन, सेकंड इज़ द लीड इंडक्टेंस। लीड इंडक्टेंस और स्ट्रे इंडक्टेंस आर द इफेक्टिवली इन पैरेलल within the device
with the inter-electrode capacitance. इंडक्टिव रिएक्टेंस इज गिवन बाई, देखिए एक्सएल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2πf इंटू एल, मीन्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अगर हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे इट मीन्स एक्सएल विल बी द इंक्रीजेज. ठीक है, एक्सएल क्या है यहाँ पर, इट इज़ द इंडक्टिव इम्पीडेंस. As the frequency increases, the effective reactance of the circuit also increases. जैसे यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इफेक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, सर्किट का इंक्रीज करेगा. दिस इफेक्ट रेज द फ्रीक्वेंसी लिमिट टू द डिवाइस. दिस इफेक्ट रेज द फ्रीक्वेंसी लिमिट टू द डिवाइस. द इंडक्टेंस ऑफ कैथोड लीड इज़ कॉमन टू बोथ ग्रिड एंड द प्लेट सर्किट्स. ठीक है, दोनों में कॉमन रहेगा ये, कैथोड लीड और ग्रिड एंड द प्लेट सर्किट. इंडक्टेंस ऑफ द कैथोड लीड इज़ कॉमन टू बोथ ग्रिड एंड द प्लेट सर्किट. दिस प्रोवाइड ए पाथ फॉर द degenerative feedback. This provide a path for the degenerative feedback which reduces the overall efficiency of the circuit. एक यहाँ पर degenerative feedback क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से जो overall efficiency है वो सर्किट की वो रिड्यूस कर जाती है. जब ये एक पाथ प्रोवाइड करेगा तो यहाँ पर एक degenerative feedback क्रिएट हो जाएगा, that will be the reduce the overall efficiency of the circuit. ये यहाँ पर इसको शो किया गया है, देखिए दिस L1 इज़ द इंडक्टेंस, L1 एंड L2 आर द इंडक्टेंस, लीड इंडक्टेंस इसको हम बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द लिमिटेशन इज द ट्रांजिट टाइम. थर्ड लिमिटेशन इज द ट्रांजिट टाइम. Transit time is the time required for electrons to travel from the cathode to the plate. Means किसी भी इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करने के लिए फ्रॉम कैथोड टू प्लेट जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम ट्रांजिट टाइम बोलते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांजिट टाइम. एट लो फ्रीक्वेंसी द ट्रांजिट टाइम इज़ नेग्लिजिबल. लो फ्रीक्वेंसी पर ये नेग्लिजिबल होता है, लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी पर बट higher frequency, at higher frequency transit time becomes an appreciable portion of signal cycle which results in decrease in the efficiency of the device. देखिए ट्रांजिट टाइम जो है वो बहुत स्मॉल वैल्यू होती है, लेकिन अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं तो उस लो फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, लार्ज रहेगा, तो उस लार्ज टाइम पीरियड के कंपैरिजन में सिग्नल का जो टाइम पीरियड रहेगा वो लार्ज रहेगा. उस लार्ज टाइम पीरियड के कंपैरिजन में जो ट्रांजिट टाइम होगा दैट विल बी ए नेग्लिजिबल क्वांटिटी. लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते हैं हायर फ्रीक्वेंसी तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो टाइम पीरियड है दैट विल बी रिड्यूस्ड. अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, सिग्नल का रिड्यूस करेगा. तो अगर टी रिड्यूस करेगा तो इतना रिड्यूस हो जाएगा कि वो जो ट्रांजिट टाइम है उसके अगर इक्विवेलेंट आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, इफ़ेक्टिव हो जाएगा. ट्रांजिट टाइम जो है उस अपना इफ़ेक्ट वहाँ पर शो करेगा. दैट विल डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द डिवाइस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट. द गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है. सो फॉर ए गिवन ट्यूब हायर गेन कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड एट एक्सपेंस ऑफ नैरोवर बैंडविड्थ. मीन्स अगर हमें लार्ज गेन अगर फाइंड करना है फॉर द सेम गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट तो हमें क्या करना है, नैरो बैंडविड्थ का यूज़ करना है. नैरो बैंडविड्थ एक्सपेंस ऑफ द एट द एक्सपेंस ऑफ द नैरोवर बैंडविड्थ. मीन्स अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बैंडविड्थ वहाँ पर डिक्रीज़ रहेगी. यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ पर अगर हम स्मॉल बैंडविड्थ भी है तो उस पर भी क्या हो जाएगा, सेम बैंडविड्थ प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इफेक्ट इज़ द स्किन इफेक्ट. नेक्स्ट इज़ द स्किन इफेक्ट.
This effect is introduced at higher frequencies. Due to it, the current flows from the small sectional area to the surface of the devices. Also at higher frequencies, the resistance of the conductor increases, due to which there are losses. ठीक है, दो तरह की यहाँ पर चीज़ें हैं. एक तो हायर फ्रिक्वेंसीज़ पर क्या होता है, जो सरफेस होता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, उसमें करंट फ्लो होने लगता है. ठीक है, सरफेस ऑफ द डिवाइस से करंट फ्लो होने लगता है. ठीक है. दूसरी कंडीशन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेज, ड्यू टू विच देयर आर लॉसेस. देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस शो किया गए हैं, आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन √F, एल इंटू √F, वेयर एफ इज़ द फ्रिक्वेंसी. तो हायर फ्रिक्वेंसीज़ पर क्या हो जाएंगे, ये लॉसेस इंक्रीज कर जाएंगे. रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो लॉसेस भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज डाइलेक्ट्रिक लॉसेस. डाइलेक्ट्रिक लॉसेस. Dielectric material is generally different silicon plastic encapsulation material used in microwave devices. At higher frequencies, the losses due to these materials are also prominent. Means जो dielectric materials हैं वो क्या होते हैं, generally different silicon plastic encapsulation materials. जो सिलिकॉन प्लास्टिक एनकैप्सुलेशन मटेरियल्स होते हैं उससे डिफरेंट होते हैं. ठीक है. तो अगर हम माइक्रोवेव डिवाइसेस में यूज़ कर रहे हैं, जो डिवाइसेस हम माइक्रोवेव में यूज़ कर रहे हैं, उसका जो मटेरियल होता है, एनकैप्सुलेशन होता है, वो अलग होता है. तो वहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होंगे वो, अगर हम सेम जो जनरल कन्वेंशनल एक्टिव डिवाइसेस हैं उसको हम माइक्रोवेव पर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लॉसेस इंक्रीज कर जाएंगे एट हायर फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल एक्टिव डिवाइसेस. ठीक है. इसी वजह से हम जो कन्वेंशनल ऑसिलेटर्स होते हैं जो आपने पढ़े होंगे, जैसे कि आपका हार्टली ऑसिलेटर है, वेन ब्रिज ऑसिलेटर है ना, कॉलपिट्स ऑसिलेटर है, क्लैप ऑसिलेटर्स हैं, तो उसको हम यूज़ नहीं करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, ड्यू टू दीज लिमिटेशंस. तो अगर हमें माइक्रोवेव सिग्नल्स को जनरेट करना है तो उसके लिए हमें माइक्रोवेव ट्यूब्स या माइक्रोवेव डिवाइसेस का यूज़ करना होगा, जो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. ठीक है. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ माइक्रोवेव ऑफ कन्वेंशनल ट्यूब्स एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज. ओके. तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.